आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है रिवीजन करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से 13 फरवरी और 14 फरवरी को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए राइटिंग सेक्शन के ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग के सारा वायरल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्द से वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों पे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं राइटिंग सेक्शन का। क्वेश्चन 1 पूछा क्या गया है, एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम मस्ट, ठीक है, डैश मस्ट बी गिवन। अगर आप नोटिस राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप सिग्नेचर कीजिएगा, उसके बाद नाम दीजिएगा, उसके बाद आप क्या है, प्रिंसिपल है या फिर क्या है, सेक्रेटरी है, उस पद का नाम आपको देना होगा, यानी डेजिग्नेशन देना होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर देख सकते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं, नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन डैश। अगर स्कूल से नोटिस जारी हो रही है तो स्कूल नोटिस बोर्ड में दिखाई देगी, अगर कॉलेज से नोटिस बोर्ड जारी हो रही है तो कॉलेज नोटिस बोर्ड में दिखाई देगी। कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड। अगर आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे संस्था हो चाहे संगठन हो, उसका नाम कहां रखा जाता है, एकदम टॉप पे रखा जाता है, याद रखिएगा, एट द टॉप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, Which of these is the most suitable way to start the body of a notice। अगर आप नोटिस का बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है नोटिस जब आप लिखिएगा तो उसका बॉडी को शुरुआत कैसे करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म करके आपको सूचित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो थ्रू द कॉलम आप देख रहे हैं, ये लेटर टू द एडिटर के लिए होता है। ठीक है, नोटिस में दिस इज टू इन्फॉर्म, इससे बॉडी की शुरुआत की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर, क्या पूछा गया है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश। अगर नोटिस जारी हो रही है स्कूल में चाहे कॉलेज में, तो यहां कौन पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हीं लोग के लिए अनाउंसमेंट होता है। तो ऑप्शन जो सी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर, इन नोटिस व्हाट इज रिटन एट द टॉप। ये क्वेश्चन पूछा गया कि नोटिस लिखिएगा तो टॉप पे संस्था का नाम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए। ऑप्शन डी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, Where is the salutation placed in a notice। अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो वह सैल्यूटेशन अभिवादन कहां रखेंगे। देखिए, अभिवादन सैल्यूटेशन मतलब होता है सर ऑब्लिक मैडम, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं अभिवादन के लिए, वो लेटर टू द एडिटर के लिए होती है, फॉर्मल लेटर के लिए होती है। ये नोटिस राइटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आप लोग देख सकते हैं, द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड डैश। अगर आप हेडिंग दे रहे हैं, शीर्षक दे रहे हैं या सब्जेक्ट यानी विषय लिख रहे हैं, तो नोटिस में कैसा होना चाहिए, एकदम ब्रीफ में होना चाहिए और कैची होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर, क्या पूछा गया है, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन ए नोटिस। ये जो डेट है, डेट आप नोटिस में तारीख कहां लिख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों दोनों होगा, टॉप पे भी लिख सकते हैं और बटन पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में भी लिख सकते हैं, नीचे में भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सरकार जारी कर रही है नोटिस तो न्यूज़पेपर में अपीयर होगी, न्यूज़पेपर में दिखाई देगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग का मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस ऑफ डैश। ये जो नोटिस है जिसका औपचारिक मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, What is the chief purpose? What is the chief purpose of notice writing? तो नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस होता है दूसरों को सूचित करना, टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है, टू इन्फॉर्म जो है अदर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द डैश। ठीक है, अगर नोटिस लिखते समय जारी करने वाले अधिकारियों की हस्ताक्षर जो है नीचे लिखे जाने चाहिए, कहां लिखे जाने चाहिए दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम नीचे में लिखा जाना चाहिए, बॉटम पे। ठीक है, आप लोग पता है ना कि सिग्नेचर के बाद आप लोग डेजिग्नेशन, नाम, ये सब देते हैं, कहां, नीचे में देते हैं ना, तो बॉटम में लिखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर, क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन 13 तक नोटिस राइटिंग का इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन था, अब जो है रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के लिए आवश्यक क्या है, टाइटल और हेडिंग। याद रखिएगा, टाइटल और हेडिंग। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इससे आदमी अंदाजा लगा ले सकता है कि रिपोर्ट किस पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 को देख सकते हैं, क्या पूछा गया, विच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट।
ठीक है, कौन सी रिपोर्ट की अच्छी तरह से लिखी गई है, क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी होना चाहिए और प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए, तब पता चलेगा कि वेल रिटन रिपोर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी घटना की रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। अब अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं तो उसमें आप पर्सनल कमेंट्स नहीं कीजिएगा, पर्सनल ओपिनियंस नहीं कीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो है ये आप कहां लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्पीच राइटिंग में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, ये मैंने कराया ना, सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है रिपोर्ट, सिक्वेंशियल मैनर पे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन, ये ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है जैक बोर्ड में। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग से ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा लिखा जाता है दोस्तों, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 21 की ओर। राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के साथ एक पुस्तक मेला गए हैं। ठीक है, और आप यू आर अनिस ऑब्लिक अनिसा, ठीक है, आप अनिसा या अनिस है, रेफरिंग द अबव लाइंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल। इस रिपोर्ट के लिए सबसे सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी डैश, जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसमें कौन सा भाषा होना चाहिए, याद रखिएगा एकदम स्पष्ट भाषा होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 23 की ओर। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड स्किल, कैसा स्किल चाहिए, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपका कैसा स्किल चाहिए, स्किल पूछा गया है, कौशल पूछा गया इसमें। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 24 की ओर। यू आर रवि ऑब्लिक रवीना ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप रवि है या फिर रवीना है, एक स्टाफ रिपोर्टर है द टाइम्स ऑफ इंडिया के। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी, आपको एक डे लाइट रॉबरी पर रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या होगा दोस्तों, तो इसका डे लाइट रॉबरी पे है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है ना डे लाइट रॉबरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए डे लाइट रॉबरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 25 की ओर। देखिए रिपोर्ट राइटिंग के बाद अब लेटेस्ट टू द एडिटर यानी लेटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि लेटेस्ट टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विद डैश, अगर आमतौर पर जो है लेटर टू द एडिटर की शुरुआत किससे की जाती है, लेटर टू द एडिटर नहीं, कोई भी फॉर्मल लेटर हो उसकी शुरुआत किससे की जाती है, सेंडर्स एड्रेस के साथ की जाती है। किससे की जाती है, सेंडर्स एड्रेस के साथ लेटर टू द एडिटर हो चाहे फॉर्मल लेटर हो, उसकी शुरुआत सेंडर्स एड्रेस के साथ की जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 26 की ओर। लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर डैश, जो आप लेटर्स लिखते हैं चाहे वो रिलेटिव्स को लिखते हो, रिश्तेदार को लिखते हो, चाहे वो दोस्तों को लिखते हो, ऐसा लेटर्स किस कैटेगरी में आता है, इनफॉर्मल लेटर्स में आता है। किसमें आता है, अनौपचारिक पत्र में आता है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे लोग क्वेश्चन 27 की ओर। लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटन फॉर डैश, ये जो लेटेस्ट टू द एडिटर होता है ये किसमें छपने के लिए लिखी जाती है, न्यूज़पेपर, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 28 की ओर। At which place with love can be used in an informal letter, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें लव जो है विथ लव वाला इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं, क्लोजिंग टाइम में लिखिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, इन लेटर टू द एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, अगर आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो अभिवादन किसके बाद लिखिएगा, तो सब्जेक्ट के बाद लिखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं समझा देता हूं बार बार। सबसे पहले लेटर टू द एडिटर में क्या लिखिएगा, सबसे पहले लेटर टू द एडिटर में आप लिखिएगा सेंडर्स एड्रेस, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सबसे पहले लेटर टू द एडिटर में सेंडर्स एड्रेस लिखिएगा, उसके बाद दूसरा नंबर में डेट लिखिएगा, तीसरा नंबर में रिसीवर्स एड्रेस लिखिएगा, ठीक है, चौथा नंबर में सब्जेक्ट लिखिएगा, पांचवा नंबर में सैल्यूटेशन लिखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 की ओर। क्वेश्चन 30 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 30 में पूछा गया लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश, अगर पत्र लिखने में, ठीक है, पूछताछ के उत्तर देने के श्रेणी में कौन सा आता है, ठीक है, अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं इंक्वायरीज का तो ये किस में आता है, ये आता है बिजनेस लेटर्स में। किस में आता है, बिजनेस लेटर्स में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 31 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा ये जो लेटर फॉर्मल, कोई भी फॉर्मल लेटर वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, याद रखिएगा, कोई भी
फॉर्मल लेटर हो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, याद रखिएगा, और वो टू द पॉइंट होता है, ठीक है। इधर उधर की बात नहीं करना है, जो प्रॉब्लम है जो बात है उसको क्लियर लिखना है, एकदम रेलिवेंट लिखना है, ठीक है, और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। यानी तीनों का तीनों जब सही है तो ऑल ऑफ दीज को करेक्ट करना है, टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 32 की ओर। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप लेटर टू द एडिटर में लिखते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ये कोई इनफॉर्मल लेटर नहीं, लविंग वगैरह लिखिएगा, योर्स ट्रूली लिखिएगा, क्या लिखिएगा, योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, लेटर्स टू द डैश कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स, इनमें से कौन सा किसको पत्र लिखेगा जो फॉर्मल लेटर में आता है। देखिए फ्रेंड्स हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे मौसी हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो सारी की सारी लेटर्स जो है वो इनफॉर्मल लेटर कहलाती हैं। फॉर्मल लेटर इनमें से एक ही है, लेटर टू द एडिटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की ओर। Which of the following is not a component of a letter to the editor, ठीक है, इनमें से कौन सा लेटर टू द एडिटर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मुख्य घटक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों टाइटल, ठीक है। बाकी लेटर टू द एडिटर में आप सैल्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं, डेट भी लिखते हैं, सिग्नेचर वगैरह सब होता है, टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू द एडिटर। अगर आप लेटर्स टू द एडिटर लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे सुटेबल सैल्यूटेशन के लिए आप खाली सर ऑब्लिक मैडम लिखेंगे, ये हो गया परफेक्ट सैल्यूटेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर, ठीक है, ये वाला जो है वही कंप्लीमेंट्री क्लोज का बात कर रहा है। तो सबसे परफेक्ट क्या होता है दोस्तों, सबसे परफेक्ट होता है योर्स ट्रूली, लेकिन सर सारा में ट्रूली है तो ट्रूली का स्पेलिंग आपको जानना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योर्स ट्रूली। देखिए यहां पर ट्रूली सही है लेकिन इसमें एस नहीं है, योर्स नहीं है, ठीक है, तो ये वाला ठीक है। देखिए यहां योर्स ठीक है, ट्रूली का स्पेलिंग गलत है, यहां लविंग लगा दिया, फॉर्मल में तो लविंग वगैरह लगता ही नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, जैक की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, योर्स ट्रूली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। इन बिजनेस लेटर्स ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइन टू डैश, ठीक है, जब आप बिजनेस लेटर्स लिखते हैं तो सभी पैराग्राफ को जो है कहां संरेखित किया जाता है, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 38 की ओर। हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर आप कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों एकदम राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश में, ज्यादा भयंकर इंग्लिश नहीं लिखना है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, तो एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, एकदम स्पष्ट लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 39 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन 39 में क्या पूछा गया, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ जनरली, ठीक है, आपको पता है चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे लेटर टू द एडिटर हो, वो हमेशा सेंडर्स एड्रेस के साथ शुरुआत की जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 40 की ओर, ठीक है, क्या है, हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, ठीक है, आप शिकायत पत्र कैसे शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं मिला होगा, आपको कुछ डिफॉल्ट मिला होगा, तभी ना आप शिकायत करें, यानी क्या हुआ उसका डिटेल्स आपको ब्यौरा देना है, विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41। बिजनेस लेटर जो है वो किस कैटेगरी में आती है, बिजनेस लेटर भी आती है फॉर्मल लेटर में, याद रखिएगा ये भी फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आती है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 42 की ओर। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा, सैल्यूटेशन के लिए आप कोई लविंग वगैरह नहीं लगाना, सिंपल में सर ऑब्लिक मैडम, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 की ओर। विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू द एडिटर, तो ये ऑप्शन जो डी है ना ये करेक्ट है, इस तरह लिखना है डेट को, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की ओर। Where is date placed in letter to the editor? अभी मैंने समझाया ना, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच डेट को रखा जाता है, तो ऑप्शन जो डी है ना वो करेक्ट आंसर है, बिटवीन में, ठीक है, बीचों बीच। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 45। What is the motive of writing a letter to the editor? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेटर टू द एडिटर लिखने का मोटिव क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, उनसे अनुरोध करना है कि वो आपके पत्र को उनके अखबार में कुछ जगह दे। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 46 की ओर। क्वेश्चन 46 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, सपोज वी डू नॉट नो द रिसेप्शन नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द, ठीक है, तो आपको पता नहीं है, ठीक है, प्राप्तकर्ता जो है रिसीवर जो है उसका नाम आपको पता नहीं है, तो इसको आप कैसे संबोधित करेंगे, तो सर ऑब्लिक मैडम के रूप में, ठीक है, ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 47 क्या पूछा गया, विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर,
फॉर्मल लेटर में ये इनमें से कौन सा एकदम गलत तरीका है डेट लिखने का, तो इसी को देख के लग रहा है सबसे फालतू लग रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 48 की ओर। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर अ स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन अ कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी। ये लेटर भी आपको देख के लग रहा है ये फॉर्मल लेटर के जो है अंडर में आएगी, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 49 की ओर। यहां तक लेटेस्ट राइटिंग का सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल राइटिंग। अब जो आर्टिकल राइटिंग है ये कैसा होता है, आर्टिकल तो बड़ा होता है ना, क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है, शॉर्ट नहीं होता, याद रखिएगा। आर्टिकल इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 50 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आपको टाइटल या हेडिंग देना है। क्या देना है, आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले आपको टाइटल देना है या फिर हेडिंग देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल राइटिंग से 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, टाइटल या हेडिंग, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन, एकदम सुटेबल कंक्लूजन देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 51 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया है, देखिए आ गया ना कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। एक आर्टिकल को कैसे अंत करना चाहिए, एकदम सुटेबल कंक्लूजन के साथ अंत करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 52 की ओर। Who should be kept in mind while writing a good article। अगर आप एक आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, रीडर्स और उनके मूड को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 53 की ओर। क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन टाइम कम है, इसलिए फटाफट सारे क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स का ऑल इन वन सीरीज दे दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं देखे। उसके बाद मैंने विस्टास बुक के सारे चैप्टर्स का ऑल इन वन वाली सीरीज दे दिया, जिसमें आपको एक ही वीडियोस के माध्यम में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और अभी जो ये वीडियो चल रही है ये आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, सारा यानी राइटिंग सेक्शन का सारा वाला ऑल इन वन वाली सीरीज है। भरपूर लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट विजिट करके आप इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं, वहां सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 53 में क्या पूछा गया दोस्तों, व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर। ठीक है, जब आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग में और किस ऑर्डर में आप लिखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉजिकल में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है आर्टिकल राइटिंग में वो होता है एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन, याद रखिए एकदम संक्षिप्त परिचय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 55 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, तो राइटर का नाम क्या बताया दोस्तों, ये बाईलाइन होता है। क्या होता है, बाईलाइन होता है। ऑप्शन जो बी है बाईलाइन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की ओर। व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। टाइटल के नीचे आप क्या लिखिएगा, बाईलाइन लिखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 की ओर। शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, डेटा एकत्र करने के लिए आपकी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो, उसको धन्यवाद देने के लिए आप संक्षिप्त पैराग्राफ लिखते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, यानी आभार प्रकट करते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 58 की ओर। आर्टिकल राइटिंग इज मींट फॉर डैश। ठीक है, ये जो आर्टिकल राइटिंग होता है ये किसके लिए होता है, ये लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल राइटिंग इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है ना, ये लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होती है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब। एक आर्टिकल में क्या क्या वर्णन कर सकते हैं आप, एन इवेंट, एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ्स, सॉरी पर्सन्स लाइफ्स। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 60 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, Which of the following can be added to make article writing interesting। ये करके जाइएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आर्टिकल राइटिंग को आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो रोचक बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या ऐड कीजिएगा, महान लोगों का कोट्स को इस्तेमाल कीजिएगा और स्टैटिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 61। आर्टिकल आर नॉट मेंट फॉर डैश। आर्टिकल किसमें छपने के लिए नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग जो है वो किसमें नहीं छपता है, तो याद रखिएगा लॉ बुक्स में। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर में आता है, मैगजीन्स में आता है, जर्नल्स में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो लॉ बुक्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 62 में। क्वेश्चन 62 आप लोग देख सकते हैं, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इनमें से आर्टिकल राइटिंग का एक मुख्य घटक क्या है, हेडिंग या फिर टाइटल। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 63 की ओर। कंक्लूजन, जब आप एक सुटेबल कंक्लूजन दे रहे हैं आर्टिकल में, तो वहां पर आप क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते।
आदेश किसी को नहीं दे सकते। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 64 देख सकते हैं आप, क्या पूछा गया है इन नोट मेकिंग। देखिए अभी तक आर्टिकल राइटिंग का सारा क्वेश्चन हो गया, अब जो है नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इन नोट मेकिंग नोट शुड बी इन डैश फॉर्म। जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं यानी एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको नोट बनाना है, उसके बाद आपको समरी भी लिखना है। तो जब नोट मेकिंग करेंगे ना तो वो कैसा फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। याद रखिएगा कभी भी नोट मेकिंग करते समय फुल सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा। ठीक है, नोट मेकिंग में आप एब्रिविएशन कीजिए, कुछ कुछ जो है 5-6-7 को आप एब्रिविएशन कर दीजिए, जैसे एजुकेशन को EDU शॉर्ट में लिख दीजिएगा, इस तरह कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 65 की ओर। नोट्स शुड बी डैश, नोट्स कैसा होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 65 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सीक्वेंशियल भी होना चाहिए, ठीक है, सेंसिबल भी होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 66 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। ये जो है नोट मेकिंग में आप जो है किस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डेट का। किसका, डेट का। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 की ओर। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन फ्रेजेस। याद रखिएगा फ्रेजेस में लिखा जाता है, सेंटेंस में कभी नहीं लिखा जाता है, फ्रेजेस में लिखा जाता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 की ओर। व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज। जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो किसका यूज नहीं करते, सेंटेंस का यूज नहीं करते, कंप्लीट सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। या तक फ्रेजेस में तो लिखते ही है, एब्रिविएशन भी करते हैं, लेकिन सेंटेंस में हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन डैश। नोट्स कभी भी सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 70 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया, ये करके जाइएगा। एब्रिविएशंस और सिंबल्स का आप लोग फ्रीली एकदम धड़ल्ले से यूज किस राइटिंग में करते हैं, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है नोट मेकिंग में करते हैं। ठीक है, एब्रिविएशंस अभी मैंने समझाया, कुछ कुछ वर्ड्स को आपको शॉर्ट में लिखना है, जैसे एजुकेशन को EDU लिखिएगा। ठीक है, इस तरह को एब्रिविएशंस बोलते हैं। एब्रिविएशंस और सिंबल्स का यूज आप लोग कहां करते हैं, नोट मेकिंग में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 की ओर। क्या पूछा गया, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो भाई किसको अवॉइड करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 72 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द, ठीक है, फ्रीली यूज। जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो आप फ्रीली यूज किसका करते हैं, सिंबल्स का और एब्रिविएशंस का। तो यहां ऑप्शन में सिंबल नहीं है तो एब्रिविएशंस को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 73 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, Which of the following is not a part of summary writing। ये ऑलरेडी जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स को समरी राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 300 वर्ड का पैसेज है और अगर आप पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स उसी को छाप दीजिएगा, 2 कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 74। ये भी मैं समझा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप समरी राइटिंग कर रहे हैं तो उसका जो लेंथ किससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 1/3। ठीक है, मैं समझा देता हूं 1/3 क्या होता है। मान लीजिए आपका पैसेज जो है 300 वर्ड्स का है, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो समरी कितना हो जाएगा, 100 वर्ड्स का। यानी पैसेज अगर 300 वर्ड का है तो आपका समरी कितना वर्ड्स का होना चाहिए, 100 वर्ड्स का होना चाहिए। यानी 1/3 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 75। द समरी कंटेंट्स डैश। जब आप समरी राइटिंग लिखिएगा तो उसमें खाली मेन आइडियाज को लिखिएगा। ठीक है, मेन आइडियाज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये था दोस्तों राइटिंग सेक्शन का इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, ये ऑल इन वन वाली सीरीज है, जिसके माध्यम से मैंने राइटिंग सेक्शन का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक ही वीडियो के माध्यम से मेहनत करके आप लोगों के लिए, ठीक है, क्विक रिवीजन कराया ताकि आपका एग्जाम बेस्ट जाए, आप लोग बेस्ट तरीके से दीजिएगा। ठीक है, जिनका भी कल एग्जाम है या 13 को या 14 को, आप लोग को ऑल द बेस्ट। ठीक है, 4 डालिएगा और फ्लेमिंगो बुक का सारा चैप्टर्स का ऑल इन वन वाली सीरीज ला दिए, उसको आप लोग एक बार देखकर क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। एक विस्टास बुक का ऑल इन वन वाली सीरीज आया है, ठीक है, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया, इसमें आपको विस्टास बुक के सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन मिल जाएगा, आप लोग एक बार उसको कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बचा है बस पोएट्री सेक्शन, उसको भी मैं जल्द लाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।